भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। ये वही रेडियो मैसेज है जिसने आज से 50 साल पहले भारतीय लोकतंत्र की नींव को हिलाकर रख दिया था। नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत की स्पेशल सीरीज किस्सा सियासी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। आज के इस एपिसोड में कहानी भारतीय लोकतंत्र की काली रात यानी कि आपातकाल की। 70 का दशक, देश में वो दौर जब कांग्रेस का एक तरफा राज कायम था और विपक्ष धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। मार्च 1971 का समय जब गरीबी हटाओ के लोकप्रिय नारे के बीच कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करती है। खुद इंदिरा गांधी यूपी की रायबरेली सीट से जीतती है और कांग्रेस को देश भर में 352 सीटें मिलती हैं। इसी रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी के सामने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण करीब 1 लाख वोटों से चुनाव हारे थे। राजनारायण को जनादेश तो स्वीकार था, लेकिन जनादेश जिन तरीकों से मिला उससे वो खुश नहीं थे। इसी बिना पर उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर की। राजनारायण की यह दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। माने हम ये कह सकते हैं कि इमरजेंसी की नींव 1971 के रायबरेली चुनाव परिणाम में ही पड़ गई थी, जिसकी इमारत 1975 में बुलंद हो गई थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद, आज के प्रयागराज हाई कोर्ट के फैसले ने इंदिरा गांधी की सत्ता को खतरे में धकेल दिया। जिन 7 मुद्दों पर सुनवाई हुई थी उनमें से 5 में तो इंदिरा गांधी को राहत मिली, लेकिन 2 मुद्दों पर कोर्ट ने उनको दोषी माना। पहला, इंदिरा गांधी के लिए इलेक्शन कैंपेन करने वाले यशपाल कपूर एक सरकारी अफसर थे, ऐसा होना गलत था। दूसरा, कोर्ट ने यह माना कि इंदिरा गांधी ने चुनावों में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, लिहाजा कोर्ट ने द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत इंदिरा गांधी को 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी और उनकी विपक्षी कैंडिडेट राजनारायण को विजयी घोषित कर दिया रायबरेली सीट से। इंदिरा गांधी के निजी सचिव रहे आर.के. धवन बताते हैं कि इंदिरा इस्तीफा देने के लिए तैयार थी। अपनी किताब द बांग्लादेश मिलिट्री कूप एंड द CIA लिंक में B.Z. खासरू लिखते हैं कि अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए श्रीमती गांधी ने कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक बुलाई। बाबू जगजीवन राम ने अंतरिम प्रधानमंत्री चुनने के उनके इस तरीके का विरोध किया। बाबू जगजीवन राम चाहते थे कि इसके लिए लोग वोट करें। इस तरह से इस बैठक का कोई परिणाम नहीं निकला। बाबू जगजीवन राम के विरोध ने इंदिरा गांधी के मन को बदल दिया और उन्होंने इस्तीफा न देकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 24 जून यानी कि 12 जून के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के 10-12 दिन बाद में 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट की हुई सुनवाई के बाद यह फैसला आया कि अगली सुनवाई तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो बनी रह सकती है, मगर उन्हें संसद में किसी बिल पर चर्चा या वोट करने का अधिकार नहीं होगा। कैथरीन फ्रैंक अपनी पुस्तक इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में लिखती है कि यह फैसला न ही इंदिरा गांधी को रास आया और न ही उनके समर्थकों को। यह कुछ ऐसा था कि वो पद पर रहते हुए भी उनकी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। जब एक तरफ इंदिरा गांधी को न्यायालय से निराशा हाथ लगी, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन उरूज पर थे। बिहार में जयप्रकाश नारायण का छात्र आंदोलन और गुजरात में चिमन भाई पटेल का नवनिर्माण आंदोलन देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। इतना ही नहीं, समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे के लाखों कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। देश में इतना कुछ एक साथ हो रहा था कि इंदिरा गांधी समझ ही नहीं पा रही थी कि पहले किससे निपटा जाए। इंदिरा गांधी इस उधेड़बुन से निकल नहीं पा रही थी कि 25 जून को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्र नेता जयप्रकाश नारायण ने सरकार के खिलाफ एक महा रैली बुलाई। लाखों की संख्या में लोग जेपी को सुनने पहुंचे थे। जेपी प्रधानमंत्री आवास से चंद किलोमीटर की दूरी पर हुंकार भर रहे थे। वे पुलिस और सेना से सरकार के आदेश न मानने की अपील कर रहे थे। पिछले कई सालों से देश के भीतर जो बारूद वैचारिक तौर पर जमा हो रहा था, मानो जेपी के इस आंदोलन ने उसमें माचिस लगा दी। जयप्रकाश नारायण ने इसी रामलीला मैदान से राष्ट्रकवि दिनकर की कालजयी पंक्तियां पढ़ी थी। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती हैं। दो राह समय के रथ का
घर्रर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अपनी किताब द बांग्लादेश मिलिट्री कूप एंड द CIA लिंक में BZ खासरू लिखते हैं कि राजनीतिक रूप से प्रेरित हड़तालों और विपक्षी नेताओं के पुलिस और सेना के आदेश न मानने की अपील इंदिरा गांधी को नागवार गुजरी। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान से जेपी ने इंदिरा को खूब सुनाया। एक तरफ से जेपी ने जनता से लेकर सेना तक से इंदिरा सरकार का प्रतिकार करने का आह्वान किया। लगातार घिर रही इंदिरा को इमरजेंसी के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। 25 जून की सुबह इंदिरा गांधी ने बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री और संवैधानिक मामलों के जानकार सिद्धार्थ शंकर रे को अपने आवास पर बुलाया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द डेमोक्रेटिक डेकेड में लिखा है, सिद्धार्थ शंकर रे ने शाह कमीशन के सामने अपने बयान में बताया कि जब वो पहुंचे तो इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि उन्हें कई रिपोर्ट्स मिल रही हैं जिनमें कहा गया कि देश बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। सब तरफ अव्यवस्था फैली हुई है, विपक्ष सिर्फ आंदोलन पर उतारू है। एक तरह से विपक्ष की मांगों का कोई अंत नहीं है। देश में कानून का राज नहीं रह गया है। इस समय कोई कड़ा कदम उठाने की सख्त जरूरत है। सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद आखिरकार सिद्धार्थ शंकर रे ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बाहरी और आंतरिक अव्यवस्था की परिस्थिति में संविधान आपातकाल घोषित करने की छूट देता है। रे की सलाह पर इंदिरा गांधी उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलने गई और इसके लिए उन्हें राजी कर दिया। 25 जून की रात को राष्ट्रपति द्वारा इमरजेंसी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के साथ ही पूरे देश में आपातकाल लागू हो गया। इस पूरे प्रकरण के बारे में अन्य नेताओं को तो दूर, बल्कि इंदिरा गांधी की अपनी कैबिनेट के भी सभी लोगों को जानकारी नहीं थी। उसी रात दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित अखबारों के दफ्तरों को बिजली काट दी गई थी। उस वक्त के तमाम सक्रिय और दिग्गज नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण, मुरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल के ऐलान के साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार भी निलंबित कर दिए गए। अभिव्यक्ति की आजादी के साथ ही जीवन जीने का अधिकार भी छीन लिया गया। मीसा यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1 लाख से भी ज्यादा निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया। आरएसएस और जमात इस्लामी जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। कई कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार किया गया और यहां तक कि कई कांग्रेस के लीडर जो इमरजेंसी के खिलाफ थे उनसे या तो रिजाइन ले लिया गया और बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इधर संजय गांधी के 5 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत परिवार नियोजन के नाम पर व्यापक स्तर पर देश भर में नसबंदियां की गई और ये कार्यक्रम इतने गैर जिम्मेदाराना और अव्यवस्थित थे कि इससे कई लोगों की जान भी चली गई। लगभग 21 महीनों तक चले आपातकाल का आखिरकार 23 मार्च 1977 को खात्मा हुआ, जब तत्कालीन राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी। देश के आसमान पर आपातकाल का ये काला बादल छंट चुका था। उसी महीने लोकसभा चुनाव हुए जिसमें इंदिरा गांधी रायबरेली से और संजय गांधी अमेठी से अपनी अपनी सीट से चुनाव हार गए थे। यह पहली बार था जब आजादी के बाद कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था और देश में कोई गैर कांग्रेसी पहली बार सरकार बनी थी जो कि जनता पार्टी के रूप में सत्ता में काबिज हुई थी। हालांकि ये सरकार भी बहुत ज्यादा समय तक स्थायी रूप से नहीं चल पाई और बहुत जल्दी इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा फिर से लाओ इंदिरा राज, मिटे गरीबी, बढ़े समाज में बदल गया। हालांकि इंदिरा गांधी के सत्ता से बाहर होने और दोबारा से प्रधानमंत्री के रूप में जबरदस्त वापसी करने की कहानी भी हम आपको जरूर बताएंगे, मगर आज के लिए किस्सा सियासी में इतना ही। ये जानकारी जुटाई थी हमारे साथी आयुष आनंद ने। मैं हूं हिंगलाज दान और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत।